बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से जस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 और 5 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 13 अप्रैल को अपना पहला ट्रेनिंग सेशन कदाफी स्टेडियम लाहौर में करेगी। इसी रोज़ T20 सीरीज़ के लिए ट्रॉफी की रोनुमाई भी होगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल 14 अप्रैल को कदाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कीवी टीम के खिलाफ सीरीज़ की तैयारियों के लिए भरपूर तैयारी कर रही है। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के बाद सीनियर क्रिकेटर्स की कौमी टीम में वापसी हुई है और दूसरी जानिब कीवी टीम IPL में सीनियर खिलाड़ियों की शिरकत की वजह से नौजवान और नए खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 के अख्तिताम के बाद मुल्क भर में एक बार फिर क्रिकेट शुरू होने जा रही है। पाकिस्तान टीम ने T20 और वनडे सीरीज़ के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया है और कीवीज़ के खिलाफ उनकी तैयारियां जारी हैं। पाक न्यूजीलैंड सीरीज़ कौमी टीम में होने वाली तब्दीलियों और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद हैं पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहली मरतबा टाइटल का दिफा करने वाली लाहौर कलंदर टीम के हेड कोच और डायरेक्टर क्रिकेट और साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। और आकिब, प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे सवाल का आगाज़ सीनियर क्रिकेटर्स को अफगानिस्तान के खिलाफ आराम के फैसले से करना चाहूँगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में एक फ़ैसला किया और 5 सीनियर क्रिकेटर्स को आराम दिया, जिनमें बाबर आजम, फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और मोहम्मद रिजवान शामिल थे। लेकिन फ़ैसले पर कई क्रिकेट हलकों से तनकीद भी हुई कि PCB ये कैसे फ़ैसले कर रही है जहां 5 सीनियर क्रिकेटर्स को आराम करा दिया गया। इसी तनकीद के दबाव में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पर आ गया है और उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ तमाम सीनियर्स को कौमी टीम में वापस बुला लिया है। देखिए, उनकी जो बात मैंने सुनी है क्रिकेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कह रहे थे कि PSL हुई है, उसमें लोगों ने परफॉर्म किया है, तो हम नए प्लेयर्स को चांस देना चाहते थे। लेकिन मेरा उसमें एक और सवाल है कि अगर आपने इस साल के परफॉर्मेंस को मौका दिया है, तो अगर मैं 2 साल के जो एक स्टार परफॉर्मर है उसकी बात करूं एज़ कैप्टन, तो वो शाहीन शाह अफरीदी है। उसने तो वो किया है जो किसी कप्तान ने भी अभी तक PSL में नहीं किया। बैक टू बैक उसने ट्रॉफी जीती हैं और जिस तरीके से वो टीम को लेके चलता है और जो उसका स्टाइल ऑफ वर्किंग है, अगर कोई पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह खेलते हैं, ये डेड पिचेस बना लेते हैं या डिफेंसिव एक थोड़ा सा माइंडसेट नज़र आता है, जो कि शादाब को भी अगर आप किसी फॉर्मेट में लेके आते हैं तो मुझे तो कोई चेंज ऐसी नज़र नहीं आती, एग्रेसिव चेंज। या अगर किसी और को भी, अगर रिजवान को बनाते हैं तो उस तरह की कोई चेंज नहीं कल्चर में आएगी। अगर कोई बंदा ठीक कर सकता है, पाकिस्तान को एग्रेसिव क्रिकेट की तरफ लेके जा सकता है, तो शाहीन शाह अफरीदी है। तो आकिब जावेद साहब, आपकी गुफ्तगू में ये बात वाज़ेह हुई कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाना चाहिए था, तो आपको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी को क़यादत की जिम्मेदारी देना दुरुस्त वक्त भी है? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि उनका असल हदफ इस साल भारत में होने वाला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप है और T20 वर्ल्ड कप अगले साल है। तो आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से कोई मशवरा देना चाहते हैं? देखिए, यहाँ तो ये चलता है ना, ट्रेंड चलाने शुरू कर देते हैं अपने एक ग्रुप अपनी पसंद के किसी बंदे को लाने के लिए। बट मैं तो प्योर क्रिकेटिंग बात कर रहा हूँ। बाबर आजम को टेस्ट और वनडे में अभी कैप्टन रहने दें, और अब भी क्योंकि आपकी इसके बाद कोई इतनी ज़्यादा कोई T20 आने वाली नहीं है, तो शाहीन को आप अगले जो वर्ल्ड कप को ज़हन में रखते हुए उसको आप कप्तान बनाएं, क्योंकि उस दौरान एक और आपका जो है PSL भी शायद हो जाएगा। तो आई थिंक कि जो एग्रेशन और जो जिस तरह की पॉजिटिव अप्रोच है शाहीन की, फियरलेस वो क्रिकेट खेलता है, सो आई थिंक उसको T20 का कैप्टन बनाएं और बाबर को वनडे और टेस्ट में अभी कंटिन्यू करें। अच्छा, न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जिस T20 और वनडे टीम का ऐलान किया है, इस बारे में आपकी क्या राय है? एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि एहसानुल्लाह को दोनों स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है और दूसरी जानिब जिनको आप गुज़िश्ता 3 साल से घुमाते रहे, जिनमें फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन और शाहनवाज दानी शामिल हैं, वो हमें कहीं दिखाई दे नहीं रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक को आपने T20 टीम से निकाला और वनडे स्क्वाड में शामिल कर दिया। T20 टीम में 2 विकेट कीपर हैं, लेकिन वनडे स्क्वाड में सिर्फ 1 विकेट कीपर के साथ आप जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक एहसान की बात है, वो T20 तक अभी उसको रखना चाहिए था, क्योंकि जो 10 ओवर कराना और 4 ओवर कराना इंटायरली डिफरेंट। और आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोजर दें, एकदम से डालते हैं फिर उसको उनको गायब कर देते हैं, जैसे आपने स्टैंड और
धानी की बात की है। धानी तो आई थिंक वो जो इंजरी है उसके बाद अभी उसकी क्या फॉर्म होगी वो एक सवालिया निशान ही है। और हसनैन की जो परफॉर्मेंस है रिसेंटली कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो आई थिंक उस हवाले से तो टीम मुझे ठीक ही लगी है। जो वो है लेफ्टी सुहेल, उनका मुझे डाउट है कि इतने सालों से जो बंदा नहीं कर सका। मुझे तो लगता है कि जो वाइट बॉल में तो उनकी जो फील्डिंग है बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। और अगर आपने मॉडर्न डे क्रिकेट में जाना है तो आपको यंग फिट रिग्रेसिव प्लेयर्स की ज़रूरत है। तो आकिब जावेद साहब, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि T20 में आपने 2 विकेट कीपर रखे हुए हैं, लेकिन वनडे में कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 विकेट कीपर रखा हुआ आपने। मेरा ख्याल उसके बाद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हारिस सुहेल मोहम्मद हारिस T20 में ही है। आप वनडे में तो वनडे क्रिकेट में आपको दूसरे विकेट कीपर की ज़रूरत नहीं है? पड़ तो सकती है आपको, लेकिन क्योंकि उसमें ये एडवांटेज होता है कि जब आप होम सीरीज़ खेल रहे हैं तो फिर आपको उसी वक्त भी आप बुला सकते हैं किसी को। लेकिन अगर उन्होंने कम से कम वनडे में किसी को कम्युनिकेट ज़रूर करें कि आप रेडी रहें, अगर कोई खुदा न खास्ता कोई इंजरी हो जाती है तो आपका जो बैकअप प्लान है वो ज़रूर रेडी होना चाहिए। तो आकिब जावेद साहब, एक तरफ आप पाकिस्तान सुपर लीग के परफॉर्मेंस को इज्जत देने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाना चाहिए क्योंकि 2 साल से वो लाहौर कलंदर को चैम्पियन बनवा रहे हैं। फास्ट बॉलर अब्बास अफरीदी के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो PSL 2023 के टॉप विकेट टेकर रहे? तो आपको नहीं लगता कि उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में होम ग्राउंड पर मौका देना बनता था? डेफिनेटली दे सकते थे और उसको रखना भी चाहिए था। और जिस तरह से हमने देखा, जिस तरह से उसने हारिस को छक्के मारे हैं, तो मुझे तो इतना आइडिया नहीं था उसकी बैटिंग है, बट ही कैन बैट। और जो बॉलिंग में उसकी वेरिएशंस हैं, पिछले साल जब उसको देखा था, अब इस PSL में बहुत इम्प्रूव किया है। उसको भी रखना चाहिए, लेकिन देखिए आप एकदम से सारे नए लड़के नहीं रख सकते। और ये है कि आपके पास फास्ट बॉलिंग में ऑप्शंस बड़ी अच्छी हैं, नसीम भी हैं, शाहीन, हारिस और जमान तो बहुत बेहतर बॉलर बन चुके हैं। और इसके साथ साथ नसीम है, तो फिर एक कोई चांस बनता था। बट आई थिंक इनको अब्बास के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपके पास उस तरह का ऑलराउंडर पाकिस्तान में नहीं है, जो फ़हीम के बाद कोई नहीं है। अब शाहीन जो है वो मुझे लगता है आगे जाके ये रोल प्ले कर सकता है, बट अब्बास के ऊपर फोकस इनको करना चाहिए। आखिर जावेद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट के इन और आउट को आप बेहतर तरीके से जानते हैं, ड्रेसिंग रूम की सियासत को, ड्रेसिंग रूम के माहौल को, ये सब आप देख चुके हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में 5 खिलाड़ियों को आराम कराया और अब न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी टीम आपने देख ली है। बाबर आजम की बतौर कप्तानी जो है वो टीम में वापसी हुई है। हारून रशीद आप हारून रशीद को बेहतर जानते हैं हमसे। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ये हारून रशीद की मुंतखब करदा टीम है, या फिर आपको लगता है कि ये बाबर आजम के फ़ैसलों का रद्द अमल है, अमल दखल है? मेरा ख्याल है कि बाबर इसमें काफ़ी लीड रोल उसने लिया है और लेना भी चाहिए। और बाबर के लिए बहुत अच्छा है कि हारून रशीद जैसा उन्हें चीफ सेलेक्टर मिला है, जो कि बहुत ज़्यादा उस तरह के नहीं है कि जो मैंने कह दिया मेरे फ़ैसला तो मैं अब आपकी बात नहीं सुनूंगा। बात माहौल जो है ना टीम का, मैं आपको बताऊं कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप ऐसी चीज़ें कर दें, जैसे इन्होंने 2-3 चीज़ें बड़ी अजीब सी की हैं पिछले दिनों। ज़बरदस्ती का रेस्ट, अगर कोई नहीं करना चाहता रेस्ट तो ज़बरदस्ती का रेस्ट क्यों कराते हो? शान को वाइस कैप्टन बनाना विदाउट कंसल्टेशन विद द कैप्टन। तो ये टीम इस तरह से आपकी टीम जुड़ती नहीं है, उसमें ग्रुपिंग होती है। तो आपका एक तो जो मैनेजर है वो उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आपका मैनेजर, टीम मैनेजर बहुत समझदार, बहुत एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। और आपका जो हेड कोच है उसको भी वो लेवल हेडेड होना चाहिए, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वही टीम का कल्चर बनाता है और वही
आगे जाके एक अच्छी टीम साबित होती है। आकिब जावेद साहब, आपने PSL में लाहौर कलंदर की टीम के मामलात को देखा, करता धरता हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक नया काम करने जा रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के एनालिस्ट हसन चीमा आप सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे, आप PCB के इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये जो एनालिस्ट और ये मैचअप्स और ये नंबर्स, ये एक इनकी बहुत एक रोल है, बट बहुत छोटा रोल है। जब आप सिलेक्टर्स ऑलरेडी ऐसे लोगों को यूज़ करते हैं। NCA में जो आपके एनालिस्ट होते थे, वो सिलेक्टर्स के हमेशा क्लोज होते हैं, उनको जो भी डाटा चाहिए होता है एनालिस्ट उनको प्रोवाइड करता है। तो आई डोंट थिंक कि इससे कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हमारे पास भी दो एनालिस्ट, तीन एनालिस्ट भी हमने रखे, लेकिन अभी भी हमारे पास नबील पेस है, इज़ अ वेरी गुड एनालिस्ट, बट उनका एक बड़ा लिमिटेड रोल है। दे कैन नॉट ड्राइव। वो आपकी हेल्प ये कर सकते हैं कि जो स्किल लेवल है, जो टैलेंट है, उसको तो क्रिकेटर ही पहचान सकता है। हाँ, वो सपोर्ट ज़रूर ले सकता है किसी एनालिस्ट से कि इसके पिछले 10 मैचेस 20 मैचेस का मुझे स्ट्राइक रेट बता दो अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर, राइट हैंडर, एशियन पिचेस या इंग्लिश पिचेस या ऑस्ट्रेलियन पिचेस में इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। इससे ज़्यादा कोई ऐसा रोल मुझे समझ नहीं आता कि कोई एनालिस्ट इस तरह से आके कुछ चेंज लेके आ सकता है। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने साल एशिया कप एशियाई कंडीशन में खेलना है, फिर भारत में जाकर वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना है, तो आपको 50 ओवर क्रिकेट में इमाद वसीम ज़्यादा बेहतर लगते हैं या फिर मोहम्मद नवाज़? एक रोज़ा क्रिकेट के लिए आपके ख्याल में बेहतर चॉइस कौन साबित हो सकता है? इमाद मुझे हमेशा बेहतर लगता है इन कंडीशंस के ऊपर, क्योंकि मैं तो हैरान था कि जो अभी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ हुई है, तो शताब को अभी तक ये आइडिया नहीं हुआ कि UAE की पिचेस के ऊपर इमाद विद द न्यू बॉल और अगेंस्ट अफ़गानिस्तान, क्योंकि मैं तो UAE से भी बहुत मैचेस इनके होते थे हमारे, हमें तब से पता था कि हम 3 लेफ़्ट आर्म स्पिनर खिलाते थे, और अगर आप रिज़ल्ट अगर आप देखें तो 90% मैचेस UAE जीतती थी। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर शादाब से हुआ, क्योंकि अगर ये नया बॉल कराता, ज़मान से गुरबाज जो है वो कहता है कि आके मुझे वो समीन को कह रहा था कि अल्लाह के वाजिज़ को ना लगाया करो जब मैं बैटिंग करूँ, मुझे नहीं समझ आती। अगर वो उससे अनईज़ी है और इमाद अगर होता तो उन्होंने ऊपर से अंडर प्रेशर हो जाना था। तो आपको लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ में इमाद वसीम को होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि विद अ न्यू बॉल इन पिचेस के ऊपर आसान नहीं है उसे खेलना। बहुत शुक्रिया। आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट, हेड कोच और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ होम ग्राउंड पर 5 T20 5 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में मद्दे मुकाबिल होगी, और ये सीरीज़ पाकिस्तान टीम के लिए अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस सीरीज़ के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत करना है, और इस साल भारत में 50 ओवर का ICC T वर्ल्ड कप मुनक्किद होना है, और ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम के लिए अहमियत का हामिल है। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा नजम अजीज़ सेठी ने बाबर आज़म को हर सीरीज़ में कप्तान बनाने के हवाले से गुफ्तगू की है, और उनका कहना यह है कि खिलाड़ियों की कारकर्दगी अहमियत की हामिल है और हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, और इसी वजह से हमने बाबर आज़म को जो है वो सीरीज़ टू सीरीज़ कप्तान बनाने का फ़ैसला किया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट में ये सारी चीज़ें इस वक्त ऑन हैं और ये चीज़ें चल रही हैं। उधर टेस्ट क्रिकेटर इमामुल हक का कहना है कि कौमी टीम का वनडे का रिकॉर्ड 3-4 सीरीज़ से खासा अच्छा रहा है, मेगा इवेंट्स के लिए तैयारी अच्छी है, पाकिस्तान मुतवाज़न क्रिकेट टीम बन रही है जो मुसलसल एक साथ खेल रही है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ के बाद वो आपस में मैचेस खेलकर तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2019 वर्ल्ड कप के बाद ही उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप के बारे में सोच लिया था। माह रमज़ानुल मुबारक जहां अपनी बरकतों और फजीलतों के साथ आता है, उसके साथ ही रमज़ानुल मुबारक में दिन के बजाय रात में मुख्तलिफ़ खेलों के इवेंट्स और टूर्नामेंट मुनक्किद होते हैं। तीसरा नया नाज़माबाद रमज़ान कप फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट भी रमज़ान के आगाज़ के साथ शुरू हुआ।
जिसमें 12 टीमों ने शिरकत की, जिन्हें 4 ग्रुप तकसीम किया गया था। ग्रुप ए से मधु मोहम्मदन और ग्रुप डी से शफी मोहम्मदन ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। नया नाज़िमाबाद फुटबॉल ग्राउंड में 7,000 से ज़्यादा तमाशाई इस मैच को देखने के लिए मौजूद थे। मैच इंतहाई सनसनीखेज साबित हुआ। दोनों टीमों ने एक दूसरे के गोल पोस्ट पर हमले किए और पहले हाफ के अख्ताम पर दोनों टीमों ने 2-2 गोल स्कोर किए। लेकिन दूसरे हाफ में 48वें मिनट में शफी मोहम्मदन के फारूक पेनल्टी किक पर गोल न बना सके और मैच का अख्ताम 2-2 गोल की बराबरी पर हुआ, जिसके बाद फाइनल का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ, जिसमें मधु मोहम्मदन ने शफी मोहम्मदन को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। तकरीब के अख्ताम पर बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन मैच रेफरी और बेहतरीन गोलकीपर्स को कैश अवार्ड दिए गए। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक टेस्ट क्रिकेटर फास्ट बॉलर मोहम्मद समी ने रनर्स अप को 2 लाख रुपए और ट्रॉफी दी और फाते टीम मधु मोहम्मदन 2.5 लाख कैश और विनिंग ट्रॉफी की हकदार करार पाई। इख्तितामी तकरीब में आरिफ हबीब, सैयद मोहम्मद तलहा और मोहम्मद आसिफ भी मौजूद थे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम के साबिक असिस्टेंट कोच, इंटरनेशनल फुटबॉलर, हमारे साथ आज के इस शो का हिस्सा हैं नासिर इस्माइल साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। और नासिर इस्माइल साहब, क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा होती है रमज़ानुल मुबारक में, लेकिन आप पिछले 2 साल से, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, तो कराची की सतह पर फ़ुटबॉल के मुकाबलों की आपने शुरुआत की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच ये भाई। आप जियो सुपर और जियो न्यूज़ हमें हमेशा इनकरेज करता है फ़ुटबॉल में और हमेशा हमारी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, इसके लिए हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और ये तीसरा सीज़न था हमारा रमज़ान का सक्सेसफुली, क्योंकि जो पहला सीज़न था उसमें सारे डिपार्टमेंट्स एक्टिव थे, तो उसमें क्लबों की तादाद कम थी। लेकिन दूसरा साल फिर जब हुआ तो फिर उसमें पाकिस्तान आर्मी का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वो विनर भी करार पाए। पहला साल सुई सदर्न गैस ने सिविल एविएशन को जीता था और उसके बाद फिर लास्ट ईयर जो था पाकिस्तान आर्मी ने मधु मोहम्मदन को जीता था। लेकिन इस साल डिपार्टमेंट्स ना होने की वजह से हमने क्लब जो थे जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, हमने उनको इंगेज किया। यही वजह थी कि मधु मोहम्मदन और शफी मोहम्मदन फाइनल में पहुंचे और एक तरफ लियारी का पूरा क्राउड था, दूसरी तरफ मधु मोहम्मदन का, गुलशन का और ईस्ट का क्राउड था, तो बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थी। फिर एक टीम हमारी बड़ी सरप्राइजिंग टीम हमने इस दफ़ा ली थी, वो बंगाल टाइगर्स के नाम से, तो उनका जो कम्युनिटी थी उसने बहुत हमें सरप्राइज़ किया ग्राउंड आके। तो सक्सेसफुल इवेंट था। आरिफ हबीब साहब का जो विज़न है स्पोर्ट्स सिटी विद इन द सिटी, जो उन्होंने कहा था कि हम इसको बनाएंगे और रमज़ान में ख़ास तौर पे जहाँ पे क्रिकेट भी होती है, और बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट उनके लिए ये था कि जी क्रिकेट के अंदर इतना क्राउड नहीं था रमज़ान में जितना फुटबॉल ग्राउंड पे था। तो फुटबॉल में मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि फ़ुटबॉल में फ़ैन फॉलोइंग क्लब्स की बहुत ज़्यादा है डिस्पाइट ऑफ प्लेयरों की। यहाँ पे प्लेयर अगर इंडिविजुअली क्रिकेट के अंदर आते हैं तो क्राउड आता है, लेकिन फ़ुटबॉल में अगर टीम्स आती हैं तो उनके साथ उनका पूरा इलाका, पूरी कम्युनिटी देखने के लिए आती है। तो आपकी जियो सुपर ने हमें बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट। हमारी मुख्तलिफ कवरेज जो थी, जाफ़र हुसैन ने पूरा उसको कवर किया, बाकी हमारे साथ भी मीडिया थे। लेकिन जिस तरीके से आपने कवरेज दी, हम फुटबॉल के लिए आपकी खिदमत को हमेशा याद रखेंगे। नासिर, एक तरफ डोमेस्टिक सतह पर फुटबॉल की सरगर्मियाँ रमज़ानुल मुबारक में, जिस तरह आपने क्लब की सतह पर फुटबॉल की सरगर्मियों की शुरुआत की, इस टूर्नामेंट में सरकर्दा पाकिस्तान के मायनाज फुटबॉलर भी शिरकत कर रहे थे। जी बिल्कुल, इसके अंदर पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान अब्दुल एफसी से खेले, साकिब हनीफ खेले, उसके अलावा उनके साथ 3-4 प्लेयर और करंट जो पाकिस्तान टीम के थे वो इसके अंदर हिस्सा ले रहे थे। तो तकरीबन एक पूरी नेशनल टीम तकरीबन अब्दुल एफसी से खेल रही थी और मधु मोहम्मदन ने ही उनको ड्रॉ किया था, क्योंकि बेटर गोल एवरेज के ऊपर जो है वो उस ग्रुप से, ग्रुप ए से निकले। शाहिद मेमोरियल थी, उसके अंदर पाकिस्तान टीम के प्लेयर खेल रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से, कोयटा से प्लेयर आए इसके अंदर वहाँ पे खेलने के लिए, हमारे पास पंजाब से, हमारे साथ केपीके से आए, तो एक इतना मिक्स ब्लेंड बना था। लेकिन वहाँ पे एक बात मैं मधु मोहम्मदन को ये कहूँगा कि उनका अपना ब्रांड खेल रहा था, जिन्होंने पाकिस्तान के तमाम प्लेयरों को अच्छे तरीके से मुकाबला किया और फिर आखिर में फ़ाइनल भी जीता। तो ओवरऑल कैसा रिस्पॉन्स रहा आपको? और आपने पिछले साल भी ये टूर्नामेंट का जो है वो इनेकाद किया था, इस बार भी आपने इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में क्रिकेट को लोग ज़्यादा देखते हैं, लेकिन फ़ुटबॉल में हमने देखा कि आपके ग्राउंड पर बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद थे। क्या उसकी वजह कम वक्त का दौरानिया था? क्या उसकी वजह फ़ुटबॉल फैंस के लिए एक अरीना आपने जो है वो खोला जिसमें जो है वो लोग आए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। दरअसल रमज़ान के महीने में हमने टाइमिंग ऐसे रखे हैं कि तरावी और नमाज़ों के बाद आधे घंटे के बाद जब तमाम लोग अपनी अपनी इबादत से फ़ारिग हो जाते हैं और उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान में
सिर्फ पूरे पाकिस्तान में नहीं, हमने इसको एक चैनल के थ्रू हमने इसको लाइव टेलीकास्ट की, पूरी दुनिया से 160 मुल्कों में ये लाइव गया। और इसके ऊपर हमारे पास जितने भी हमारे दोस्त यार दुनिया दूसरे मुल्कों में थे, वो हमें बाकायदा मैसेज करके कि जी हमें फौरी तौर पे आप लिंक भेजें। और उसके बाद उन्होंने बैठ के पूरा मैच देखा। हमारी कवरेज बहुत शानदार थी, हमारे जितने कैमरामैन थे उन्होंने हर एंगल से इसको कवर किया, क्राउड को कवर किया, फिर इंटरव्यूज़ भी किए। तो मैं समझता हूँ कि रमज़ान के अंदर क्योंकि सहरी तक लोग अमूमन जो है वो जागते हैं, तो ये सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट हमने प्रोवाइड की। और हमारे पास बाकायदा अब मैसेजेस आए हैं बाहर की टीमों के कि आप इसको थोड़ा सा लेंदी करें और लेंदी करके टीमों की तादाद बढ़ाएं, ताकि हमें भी यहाँ के खेलने का मौका मिले। और हम इस रमज़ान के महीने में इस टूर्नामेंट से, क्योंकि जो हमारे पास फ्लड लाइट्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल की फ्लड लाइट्स हैंगी, तो इसलिए इस लेवल पे आके खेलने के लिए हर कोई बीच में इंटरेस्टेड था। हालांकि आप ये देखें कि हमारे पास हम एक नॉमिनल फ़ीस भी लेते हैं इसके अंदर, ताकि बर्डन होता है टीमों के ऊपर, हम खेलना चाहते हैं। लोकल टूर्नामेंट में अमूमन 500-1000 रुपये फ़ीस होती है जो क्लब अफोर्ड नहीं करते, लेकिन हमें यहाँ पे ऑफ़र करते हैं कि जी हमारे साथ आप जितनी मर्जी फ़ीस लें, हमें भी एंटर करें। लेकिन वो नॉमिनल चार्जेस हम उन्हीं पे ही खर्च कर देते हैं। हम रोज़ाना 5000 रुपये प्लेयर मैच और मैन ऑफ द मैच हम देते हैंगे। उसके अलावा जो आखिर के प्राइजेस थे जो हम पैसे कलेक्ट करते हैं, हम उससे डबल ट्रिपल हम टीमों के ऊपर एक्सपेंड भी कर देते हैं। चलें, ये तो डोमेस्टिक फ़ुटबॉल की बात हो गई नासिर, और अब थोड़ा सा पाकिस्तान फ़ुटबॉल के हवाले से आपसे गुफ्तगू कर लेते हैं। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। कहाँ इस वक्त पाकिस्तान फ़ुटबॉल नॉर्मलाइजेशन कमेटी और जो मामलात हैं इलेक्शन के, वो तो जूं के तू ही हैं और इस वक्त बिल्कुल खामोशी है, क्या कहेंगे? सर, इसको नॉर्मलाइजेशन कमेटी नहीं कहेंगे, इसको डी नॉर्मलाइजेशन कमेटी कहेंगे, क्योंकि जो विज़न इस वक्त हारून मलिक साहब का है, मैं बरमला पहले भी आपके प्रोग्राम में मैं कह चुका हूँ और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो मई का एक टास्क दिया है कि हम मई के अंदर हम इलेक्शन कराएंगे, तो तमाम स्टेक होल्डर इस वक्त उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि जी 70 साल की गलतियों का अजाला नॉर्मलाइजेशन कमेटी नहीं कर सकती, 70 साल के जो मामलात हैं वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी ठीक नहीं कर सकती। किसी हद तक उनकी बात दुरुस्त तो है? देखिए, 70 साल की जो भी मामलात थे, जिस तरीके से थे, आपको एक मैंडेट दिया गया कि आपने 2015 के ऊपर आपके इलेक्शन कराने हैंगे, ठीक है? तो आप क्यों फीफा स्टैच्यूज़ को और आप पाकिस्तान के आइन और कानून को चेंज करें? ये उनका काम है कि जो इलेक्टेड बॉडी है वो आके पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करें। आपने पाकिस्तान फुटबॉल के इन आउट से वाकिफ़ हैं, ग्रास रूट लेवल को आप समझते हैं? क्या ये इतना आसान काम है? क्या यहाँ पर जाली बोगस क्लब नहीं है? क्या स्कूटनी इतनी आसान है? क्या फ़ुटबॉल के मामलात को इसी तरह बिल्कुल जिस तरह आप गुफ्तगू कर रहे हैं इसी तरह शफाफियत हासिल है? देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बोकस क्लब्स भी है, तमाम चीज़ें मौजूद है, लेकिन अगर हारून मलिक चाहते हैं तो आप, उनका काम था नॉर्मलाइजेशन कमेटी का कि इलेक्शन करा के चले जाना, ठीक है? 4 साल की इलेक्टेड बॉडी आती, वो फुटबॉल को रन करती। हम पिछले 2015 से लेके आज 2023 हो गया, हम सफ़र कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम के साथ। आप देख लें मेन वीमेन के साथ जिस तरीके से टीमों को डिप्यूट किया गया, कोचेज़ को डिप्यूट किया था, विमेन के साथ एक आदमी को ऐसे को डिप्यूट किया गया कि जहाँ 26 कोचेज़ मौजूद हैं। मैंने इसीलिए डार्क डे के नाम से एक पोस्ट बनाई थी जिसको FC फीफा सब में भेजा गया। और अगर आप इस तरीके से लोगों को डीमोरलाइज करेंगे, आप मेरिट का कत्ल करेंगे, आप प्रॉपर तरीके से इलेक्शन के प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, तो ये नॉर्मलाइजेशन कमेटी तो ना हुई, ये तो डी नॉर्मलाइजेशन कमेटी हुई। और इसी तरीके से वो अपने पर्सनल रिलेशन स्ट्रॉन्ग करके एक अपना पूल बना रहे हैं। अगर मैं आपकी बात मान भी लूँ तो अभी सऊदी अरब पाकिस्तान की ख़वातीन फ़ुटबॉल टीम गई थी, वहाँ पर वो मैच जीते। फिर उसके अलावा ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी का मेजर टास्क जो है वो इंतखाबात कराना है, शफाफ इंतखाबात कराना है और अपने इख्तियारात जो हैं वो एक इलेक्टेड बॉडी को तखफीज़ करने हैं। लेकिन जब तक ये काम नहीं होता तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि फ़ुटबॉल के दरवाजे बन रहे हैं, फ़ुटबॉल के मैदान बन रहे हैं, आपकी टीम की कोई एक्टिविटी ना हो, कोई कैंप नहीं लगे। ये भी तो नॉर्मलाइजेशन कमेटी की जिम्मेदारी है, उसके पास फ़ंड है, अगर वो ये कर रहे हैं तो गलत तो नहीं कर रहे। बिल्कुल, डेफिनेटली मैंने अप्रिशिएट किया इस बारे में कि जो फैसिलिटीज़, जो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन, जो उन्होंने फाइनेंशियल बेनिफिट्स टीमों को और प्लेयरों को दिए, ये पिछले 75 सालों में कभी नहीं हुए, बिल्कुल। लेकिन उनके साथ मैरिड लोगों का लगना ज़रूरी है। अगर आप सऊदी अरब की बात कर रहे हैं इवेंट की, तो आप ये देखिए कि सऊदी अरब वो मुल्क है जिसने 1.5 साल पहले फ़ुटबॉल शुरू की और वो फर्स्ट आ गई और ये पिछले 14 साल से खेल रहे हैं। अगर इस टीम के साथ एक प्रॉपर चलें जी, अगर आपको लोकल कोचेज से प्रॉब्लम है, आप फॉरेन कोच लगा देते, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान की ये विमेन टीम नंबर 1। आपका क्या झगड़ा है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी से? माजी में हारून मलिक साहब के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, आप उनके देरीना
साथियों में शामिल रहे हैं। अब जब वो दोबारा आए हैं, अशफाक हुसैन ग्रुप ने स्टेप डाउन किया, तो आप बड़े नाराज़ से लग रहे हैं। और तारिक लुत्फ़ी साहब पाकिस्तान फ़ुटबॉल के हवाले से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो ना इधर हैं ना उधर हैं, वो कहते हैं कि जी काम करने दो। देखिए, मेरे हारून मलिक साहब से कभी भी कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, मुलाकात ज़रूर हुई, उन्होंने मेरी बात उनके दौर में कोई काम नहीं किया, बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया, उन्होंने काम लेना हमसे बेहतर समझा ही नहीं। और फिर मैंने तो यही आपकी नाराज़गी है कि वो आपसे काम नहीं लेते? नहीं, मेरी नाराज़गी नहीं, मेरी हमेशा से नाराज़गी उस चीज़ से होती है कि जो मेरिट को कत्ल करते हैं, जो रूल्स को फॉलो नहीं करते, जो रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, चाहे वो हारून मलिक साहब हो, अशफाक शाह हो, फैसल सालियात हो, ज़ाहिर शाह, कोई भी हो। जो किताब लिखी जाती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, जो लोग भी उसको फॉलो नहीं करते, कोच क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते, मैं हमेशा उनके लिए आवाज़ उठाता हूँ और आगे भी उठाता रहूँगा। मुझे असाइनमेंट दें ना दें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब देते हैं, मैं पूरी ईमानदारी से अपने इस मुल्क को सर्व करता हूँ। जो मेरे अंदर कैपेबिलिटी है मैं वो डिलीवर करता हूँ। गलती हर इंसान से होती है, कोई भी कुल कायनात नहीं होता, लेकिन जहाँ पे इन्होंने जितना पाकिस्तान के रूल्स रेगुलेशन की वायलेशन की है पिछले इन 2 सालों के अंदर, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं। पहले हमजा खान आए थे, उन्होंने 19 महीने पाकिस्तान को जो है किस तरीके से डैमेज किया। अब ये हैं, इन्होंने तो आखिरी कर दी है ना। मतलब इधर आपके पास कोचेस का एक पूल मौजूद है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन में मौजूद है, आपके पास कमेटियां मौजूद है, लेकिन अब एक मीडिया टीम आपकी इन्होंने लगाई हुई है। मैं आपको बताऊं कि जो मालदीव जाती है 8 लोग, और वो लोग पाकिस्तान को लाइव टेलीकास्ट नहीं दिखा सकते, सोशल मीडिया पे दिखा देते, फेसबुक पेज पे दिखा सकते थे। अपने एक हल्के को प्रमोट कर रहे हैं, उनको ब्रेड एंड बटर दे रहे हैं। और जो लोग 50-50, 60-60 हज़ार की नौकरी करते थे, जिनके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं थी, उनको 4-4, 5-5 लाख रुपए मंथली दिए जा रहे हैं। तो ये पैसा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फीफा दे रही है। नासिर इस्माइल साहब पाकिस्तान फुटबॉल टीम के असिस्टेंट कोच हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी के काम करने के तरीक़ाकार पर उंगली उठा रहे थे। और नासिर इस्माइल की ये गुफ्तगू हम रखेंगे जनाब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी के सरबराह जो है उनके सामने। उसके अलावा शाहिद खोकर साहब इस नॉर्मलाइजेशन कमेटी के साथ वाबस्ता हैं, तो उनसे पूछेंगे ये जो सवालात कर रहे हैं नासिर इस्माइल साहब, इसमें किस हद तक सच्चाई है, किस हद तक हकीकत है और मामलात इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे। यही आज का हमारा एक प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर और अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।